राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार मकर संक्रांति के बाद 16 जनवरी से यात्रा पर निकल सकते हैं। इस दौरान प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के बाद हुए काम की भी जानकारी लेंगे। सीएम की यात्रा के पहले ही सियासत शुरू हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 74 साल के हो चुके हैं। 74 साल की उम्र में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ से प्रतिज्ञान करता हूं। चुनाव में हार के बाद 36 साल के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रिफ्रेशमेंट के लिए विदेश घूमने चले गए। दूसरी ओर रिटायरमेंट की उम्र को काफी पीछे छोड़ चुके सीएम नीतीश एक बार फिर बिहार की सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। मकर संक्रांति के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में अपनी 16वीं यात्रा पर निकलने वाले हैं, जो 16 जनवरी से शुरू होकर 25 फरवरी तक चलेगी। यात्रा में मुख्य फोकस 7 निश्चय 3 के तहत शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और ईज ऑफ लिविंग जैसे मुद्दे रहेंगे। यात्रा के दौरान सीएम विकास कार्यों का जायजा लेंगे, नई सौगात देंगे, साथ ही प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के बाद हुए काम की भी जानकारी लेंगे। जो विकसित बिहार के सपना को पूरा करने में मुख्यमंत्री जी का यात्रा बहुत ही ज्यादा जो है उसमें कामयाबी का रास्ता दिखाता है। सीएम नीतीश की यात्रा शुरू होने से पहले इस पर सियासत शुरू हो गई है। अगला इंस्टॉलमेंट जीविका दीदी लोग के माध्यम से कब वो बंटवाने वाले हैं 2 लाख रुपए का, जरा ये भी ऐलान कर दे। जेडीयू और बीजेपी ने कहा है कि नीतीश कुमार को जनता की परवाह है और इसलिए वो यात्रा करने जा रहे हैं। जानकारी लेते हैं कि हमारे गरीब जनता, बेसहारा लोग, दिव्यांग लोग किस तरह से जाड़े में अपनी जिंदगी बसर करते हैं। तो कांग्रेस और आरजेडी के नेता यात्रा पर निशाना साध रहे हैं। फुर्सत में घूमना फिरना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं, यात्रा पर निकल जाए। एक और उम्र को लेकर सीएम नीतीश के रिटायरमेंट की चर्चा होती रही है। दूसरी ओर उनकी बार बार की यात्राएं ये संकेत देती है कि नीतीश कुमार फिलहाल राजनीति से दूरी बनाने के मूड में नहीं हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, रवि एस नारायण और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नई सरकार बनने के बाद नए साल में सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिया है। 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को अधिकारियों को जरूरी रूप से अपने कार्यालय में रह करके लोगों की समस्याओं को सुनना होगा और उसका समाधान करना होगा। अब बिहार के लोगों को अपने किसी सरकारी काम के लिए दर दर भटकना नहीं होगा। ऑफिस जाएंगे तो अधिकारी और कर्मचारी नदारद नहीं मिलेंगे, क्योंकि 19 जनवरी से सीएम नीतीश कुमार की सरकार नई व्यवस्था लागू करने जा रही है, जिसकी जानकारी खुद सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखकर दी। सीएम नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है कि हर हफ्ते लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी। सोमवार और शुक्रवार को लोगों की समस्या सुनी जाएगी। दोनों दिन अधिकारियों का अपने कार्यालय में रहना अनिवार्य है। अधिकारियों को जनता से सम्मान पूर्वक मिलना होगा। लोगों की समस्या सुनकर तुरंत समाधान करना होगा। लोगों के बैठने, पेयजल और शौचालय की व्यवस्था जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, ये आदेश पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक के लिए है। दरअसल सुनने में आ रहा था कि अधिकारी लोगों की नहीं सुनते। कई अधिकारी और कर्मचारी अपने ऑफिस में मौजूद नहीं रहे थे। ऐसे में सरकार ने 7 निश्चय 3 के तहत 7वें निश्चय सबका सम्मान, जीवन आसान के तहत ये आदेश जारी किया है। सीएम नीतीश ने अधिकारियों को दिए गए इन आदेशों के अलावा QR कोड जारी कर लोगों से सुझाव भी मांगा। जो चाहे वो 10 जनवरी तक अपना सुझाव दे सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली में बिहार निवास को तोड़ने और उसकी जगह नए भवन निर्माण पर सियासत गरमाती दिख रही है। आरजेडी ने बिहार निवास में लालू प्रसाद का शिलापट्ट होने की वजह से इसे तोड़ने का आरोप सरकार पर लगाया है, तो बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने इसे आरजेडी का शिगुफा करार दिया है।
बिहार निवास, देश की राजधानी दिल्ली के चाणक्यपुरी में बना वो भवन जहां दिल्ली प्रवास के दौरान बिहार के राज्यपाल, मुख्यमंत्री के अलावे तमाम मंत्री और विधायक भी ठहरते हैं। बिहार निवास को तोड़कर नया भवन बनाने के भवन निर्माण विभाग के फैसले ने दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर जाड़े के मौसम में बिहार की राजधानी पटना का राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। आरजेडी ने आरोप लगाया कि बिहार निवास के पोर्टिको में लगे लालू प्रसाद के शिलापट की वजह से इसे तोड़ा जा रहा है। बस उस एक नाम को हटाने के लिए ये पूरी इमारत ध्वस्त की जा रही है, जबकि ये पूरी तरह से ठीक है। उसे तोड़ने का सनक एक सवार हो गया। आरजेडी के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि आरजेडी के लोग हर बात में राजनीति खोजते हैं। दरअसल इन लोगों के पास कोई मुद्दा बचा नहीं, चुनाव ये हार चुके हैं, मानसिक दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं, इसलिए उनके प्रवक्ता इस तरह की बेकार की और फुहर बातें करती हैं। वहीं जेडीयू के नीरज कुमार ने कहा, बिहार निवास की खामियों को दूर करने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इससे परेशानी किस बात का हो रहा है? अरे हम तो बिहार संग्रहालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाते हैं। बता दें कि 1994 में तत्कालीन सीएम लालू प्रसाद ने बिहार निवास बनवाया था, जबकि दिल्ली में अत्याधुनिक भवन बनाने के लिए सरकार ने इसको तोड़ने का फैसला लिया है, जिस पर सियासत गरमाई हुई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, बिहार में सोना खरीदने को लेकर के एक नया नियम सियासी बवाल की वजह बन गया है। अब हिजाब, नकाब, फुल हेलमेट, मफलर या मास्क पहन करके कोई भी ग्राहक ना तो ज्वेलरी शॉप में एंट्री ले पाएगा और ना ही सोने की खरीदारी कर पाएगा। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में सोना खरीदने के नियम आज से बदल गए हैं। अब हिजाब, नकाब, फुल हेलमेट, मफलर या मास्क पहनकर कोई भी ग्राहक ज्वेलरी दुकान में न तो एंट्री ले सकेगा और न ही सोने की खरीदारी ही कर पाएगा। ये फैसला ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन के निर्देश पर लागू किया गया है। फेडरेशन का कहना है कि ज्वेलरी दुकानों में बढ़ती लूट और आपराधिक घटनाओं को देखते हुए कदम उठाए गए हैं। बिहार ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जहाँ चेहरा ढककर सोना खरीदने पर रोक लगाई गई है। हिजाब शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि महाराष्ट्र में देखा गया है कि एक दुकानदार के पास में 4 बुर्का पहने हुए अपराधी घुसे हैं और ज्वेलर्स को लूटा है और उनकी हत्या किया है। इसलिए एहतियातन ये किया गया है, इसलिए इसको गलत तरीके से न देखा जाए। अब जान लीजिए कि क्या कहता है नया नियम। हिजाब, नकाब पहनकर सोना खरीदने पर रोक। चेहरा ढककर पहुंचे तो नहीं मिलेगा सोना। हेलमेट, मफलर और मास्क में एंट्री बैन। ज्वेलरी शॉप ने लागू किया नया नियम। लूटपाट से बचाव के लिए हुआ फैसला। देश का पहला राज्य बना बिहार। ज्वेलर्स का ये भी कहना है कि उनके ज्यादातर ग्राहक महिलाएं होती हैं, इसलिए उनसे सम्मान पूर्वक अनुरोध किया जाएगा कि वे चेहरा खोलकर ही खरीदारी करें। इधर इस फैसले को बीजेपी नेताओं का समर्थन मिल रहा है। बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार और पीएचईडी मंत्री संजय सिंह ने इसे सही कदम बताया और कहा कि इससे ज्वेलरी दुकानों में अपराध की घटनाएं कम होंगी। ये फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है। हम लोगों ने कई बार विरोध भी किया है और अभी वर्तमान डीजीपी साहब ने इस पर एक्शन भी लिया है। शांति समिति का गठन भी करने का प्रयास किया, सारे एसपी को निर्देश भी देने का प्रयास किया कि देखिए व्यवसायियों को तंग नहीं कीजिए, लेकिन अभी भी कहीं कहीं व्यवसायियों को तंग करने का प्रयास किया जाता है। तो इस और ऐसे माहौल में इस तरह की घटना से हम लोग को बचने के लिए ऐसा काम किया है। इससे आपको देखने को मिलेगा कि बिहार में अब जो सोना लूट घटना है निश्चित रूप से ये बंद हो जाएंगे, क्योंकि नकाब और ये सब जैसे ही बंद होते हैं तो लोगों का चेहरा आएगा तो सीसीटीवी में पूरा क्लियर पता चल जाएगा। हालांकि इस फैसले पर सियासत भी तेज हो गई है। जेडीयू ने जहां इस निर्णय की कड़ी निंदा की, वहीं आरजेडी ने इसे संविधान और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताया। अगर सिक्योरिटी रीजन की वजह से आप हिजाब के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं तो आपका इंटेंशन साफ पता चलता है कि आप देश की एक कम्युनिटी को टारगेट करना चाहते हैं। आप उन लोगों के शिकार हैं जो लोग मुसलमानों को और दलितों को और उन लोगों को निशाना बनाते हैं। ज्वेलरी दुकानदारों के द्वारा हिजाब और नकाब प्रतिबंधित किया जाना कहीं न कहीं भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। भारत के संविधान में सभी धर्म के लोगों को धार्मिक आज़ादी मिली हुई है कि वो अपने धार्मिक परंपरा के अनुसार वेशभूषा और पोशाक धारण कर सकते हैं। अब सवाल सिर्फ सोना खरीदने का नहीं है, सवाल अधिकार और सुरक्षा के टकराव का है।
जहां ज्वेलर्स इसे सुरक्षा की ढाल बता रहे हैं, वहीं सियासत इसे पहचान से जोड़कर देख रही है। देखना होगा ये फैसला अपराध रोकेगा या विवाद को और गहरा करेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र, आनंद, अमृतराज और अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार में क्या अपराधियों में खाकी का खौफ खत्म हो रहा है? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपराधिक घटनाएं लगातार घट रही हैं। पुलिस उन पर नकेल कसने का दावा तो करती है, लेकिन ग्राउंड पर पुलिस के दावे कहीं नजर नहीं आते। सिवान में कारोबारी के घर बड़ी चोरी के साथ छपरा में ग्राहक सेवा केंद्र अपराधियों का निशाना बना, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। शहर शहर अपराधियों का कहर। सिवान में बंद घर से करोड़ों की चोरी। छपरा में सीएसपी केंद्र को बनाया निशाना। बड़ा सवाल, क्या खत्म हो रहा खाकी का खौफ? सिवान का बसंतपुर, जहां चोरों ने भीषण चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दी। कारोबारी के बंद घर का ताला काटकर करीब 1 करोड़ 10 लाख की चोरी कर ली गई। इसमें 87 लाख रुपए कैश और 30 लाख के गहने शामिल हैं। बरवा खुर्द गांव के रविशंकर उर्फ अनु सिंह पटना में परिवार के साथ रहकर प्लास्टिक पाइप निर्माण का कारोबार करते हैं। कर्मचारी की ओर से चोरी की सूचना मिलने पर जब घर पहुंचे तो होश ही उड़ गए। घर का ताला टूटा था, सामान बिखरे थे। डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। बड़ी अधिकारी आए हुए थे, क्या आश्वासन मिला? बोला है कि हम लोग पर जांच पड़ताल कर रहे हैं, बहुत जल्दी ही उद्घाटन करेंगे, जल्दी ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। देखिए, प्रशासन अपना काम कर रहा है, प्रशासन पर भरोसा है, देखते हैं क्या हो सकता है। सिवान में चोरी का मामला अभी सामने आया ही था कि छपरा में भी ग्राहक सेवा केंद्र में लूट की खबर मिली। मटियार में एसबीआई के सेवा केंद्र में बाइक से सवार होकर आए 3 अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दे दिया। संचालक से 1,86,000 कैश और 2 मोबाइल फोन लूट लिए गए और चोर यहां से आराम से फरार हो गए। गनीमत रही कि केंद्र के चैम्बर में रखे करीब 2.25 लाख कैश पर उनकी नजर नहीं पड़ी, नहीं तो लूट की रकम और बड़ी हो सकती थी। सारण और सिवान जिले की पुलिस सीसीटीवी के साथ दूसरे सबूतों के जरिए अपराधियों की पहचान में जुटी है। सिवान के साथ छपरा में भी पुलिस को लुटेरों और चोरों की ओर से खुली चुनौती दी गई। पुलिस की स्पेशल टीम अपराधियों का सुराग लगाने में जुटी है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई। लगातार एक के बाद एक हो रही वारदात के बाद गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या खाकी का इकबाल खत्म हो रहा है और क्या अपराधी बेखौफ हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह के साथ छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। चलिए खबर अब दानापुर से है, जहां गोला रोड पर तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े 6 लोगों को कुचल दिया है, जिससे कि इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना से नाराज लोगों ने कार में आग भी लगा दी। देखते ही देखते मौके पर लोग जुट गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। दानापुर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गाड़ी के ड्राइवर की तलाश करते हुए पुलिस मामले की अब जांच कर रही है और फिलहाल तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। ये आपको तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दानापुर से ये खबर सामने आ रही है, जहां गोला रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सड़क किनारे खड़े 6 लोगों को इस गाड़ी ने कुचल दिया, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई और लोगों के गुस्से ने इस कार में आग भी लगा दी है और फिलहाल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या कुछ जरूर होने वाला है। क्या हुआ? सातों का ये कचले चल गया एकदम दाबने उगने। सातों को कुचल दिया। हाँ, एक तो नाक से इतना खून भरा था, बचने का कोई चांस नहीं है। साइकिल वाला को चक्का के अंदर जेंट्स थे और हाथ उसी का अंदर फंसा हुआ था और उसको हटाने के बजाय वो भाग रहा था अपना जान लेके। तो फिर इसमें आग कैसे लगा? ये सब लगाया है, पब्लिक लोग लगाया है। हुआ है। अभी सूचना मिली थी कि गोला रोड में एक वाहन दुर्घटना हो गई है। थार जीप से मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कुछ लोग जख्मी हुए हैं तथा आक्रोश में थार जीप में आग लगा दिया गया। सूचना सत्यापन में पुलिस आई है,
जख्मियों के इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है तथा अभी तक आग पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। खबर वैशाली से है, जहां सोना, चांदी और नगद गायब करने के आरोप में लालगंज थानाध्यक्ष सहित 5 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। लेकिन इस घटना में शामिल कुछ और भी लोग हैं जो पर्दे के पीछे से सारा खेल खेल रहे थे। लालगंज थानाध्यक्ष के साथ जिस व्यक्ति का नाम सबसे अधिक चर्चा में आ रहा है वह कोई और नहीं बल्कि थाना परिसर में ही स्थित मंदिर का पुजारी है। अवैध काम में पुजारी चुन्नू तिवारी को लेकर लगातार आवाज उठती रही है। आरोप है कि थानाध्यक्ष के लिए यह पुजारी डील करता था। हालांकि डीआईजी के आदेश पर दर्ज एफआईआर में तो इसका नाम नहीं है। अभी मैं लालगंज थाना में मौजूद हूँ। लालगंज थाना इन दिनों चर्चा में है क्योंकि यहाँ के थानेदार और एक दरोगा पे बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, जिसको लेकर उन्हें निलंबित किया गया है और अब उन पे एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है। थाना में सीआईडी की टीम मौजूद है और वो भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एफएसएल की टीम भी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। इन सब के बीच थाना परिसर में ही एक मंदिर है और इस मंदिर की भी भूमिका जो है इस मामले में कहीं ना कहीं सामने आ रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस मंदिर में जो पूजा करने वाले पुजारी हैं वो कोई आम पुजारी नहीं है। मंदिर में पूजा करने के साथ साथ उनकी भूमिका थाना को चलाने में भी होती थी, इस बात का भी खुलासा हुआ है। और जो प्राथमिकी दर्ज होने जा रही है उस प्राथमिकी में भी उस पुजारी का नाम सामने आने वाला है, जिसे लोग पंडित जी के नाम से पुकारते थे। चुन्नू चुन्नू लोग उन्हें कहते हैं। लेकिन बताया ये जा रहा है कि जो भी थानाध्यक्ष होते हैं वो इस थाना के जो पुजारी जो पूजा करते हैं, पंडित जी जिन्हें कहा जाता है, उनकी अहम भूमिका होती है थाना चलाने में। सरकारी मोबाइल से लेकर यहाँ आने वाले जो भी लोग होते हैं वो उन्हें डील करते हैं और जिसका नतीजा है कि इस केस में भी इस पंडित जी का नाम जो है वो सामने आ रहा है। बहरहाल कहीं ना कहीं इस घटना के सामने आने के बाद से पुलिस की छवि जो है वो दागदार हुई है और एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हुआ है। और इस तरह का जो घटना अंजाम यहाँ दिया जा रहा था, जो थाना परिसर में रखकर थाना परिसर में जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उसके साथ भी छेड़छाड़ की गई थी। देखना होगा क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन इतना तो तय है कि जब ये मामला सामने आया है उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई जो है वो काफ़ी तेज हो गई है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, वैशाली। जीएसटी विभाग की ओर से मुजफ्फरपुर की मोतीपुर पुलिस को सामान लदे 2 ट्रक जब्त कर सौंप दिए गए थे, लेकिन पुलिस की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए दोनों ट्रक को गायब कर दिया गया और इस घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि मोतीपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और एसएसपी खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग में अब जुट गए हैं। बता दें कि 30 दिसंबर को जीएसटी विभाग की ओर से 3 ट्रक को जब्त कर मोतीपुर पुलिस को कस्टडी में दिया गया था। तीनों ट्रक सामान लेकर के उत्तर प्रदेश जा रहे थे और इसी बीच पुलिस की नाक के नीचे से 2 ट्रक गायब हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रक मालिक और ट्रक ड्राइवर पर ही ट्रक गायब करने के आरोप भी लग रहे हैं। अब पुलिस सभी एंगल से जांच में जुट गई है। उसमें जो मोतीपुर थाना में सुरक्षा जीएसटी के द्वारा ट्रक लगाया गया था, उस जो ट्रक के मालिक है और जो ट्रक का ड्राइवर है उसके द्वारा ही बिना सूचना दिए हुए ट्रक को ले जाया गया है, जिसमें कि एफआईआर किया गया है और उन पे उचित जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है उनका। बड़ी खबर पूर्णिया से है, जहां बड़हरा थाना के सुखसेना गांव में भूमि विवाद में जमकर झड़प हो गई। इस दौरान जमकर लाठी डंडे के साथ तीर भी चले। विवाद के दौरान एक पक्ष ने पूर्व मुखिया की ओर से भाड़े पर लाए गए 2 ट्रैक्टर और एक जेसीबी को जला दिया और बेटे भतीजे के साथ भी मारपीट की। आदिवासियों की ओर से चलाई गई तीर में 4 लोग घायल हो गए। मौके पर धमदाह एसटीओ के साथ एसटीपीओ और 5 थाने की पुलिस पहुंची और हालात को काबू में किया। पूरा विवाद परड़िया टोला में 1 एकड़ 38 डिसमिल जमीन से जुड़ा है। पूरे मामले में 15 नामजद और 60 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। खबर अब नवादा से है, जहां सिरदला बाजार में हादसे की लाइव तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें कि सिरदला बाजार में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर के घर में जा घुसी और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सिरदला हिस्वा
तहसील कचहरी के पास की ये घटना है और ये तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कचहरी के पास की मुख्य सड़क की ये घटना है और सड़क पर धूप सेक रहे लोग हादसे में बाल बाल बच गए, लेकिन घर की दीवार और कार को नुकसान पहुंचा है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने ट्रैक्टर चालक को पकड़ करके सिरदला थाने भेज दिया। लोगों की माने तो ट्रैक्टर चालक नाबालिग था और ईंट पहुंचाने जा रहा था, लेकिन हादसे का शिकार हो गया। तो ये तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, सीसीटीवी तस्वीर जो सामने आई है। देखिए कि तेज रफ्तार ट्रैक्टर किस तरीके से घर में घुसता है। हालांकि वहां पर कुछ लोग धूप सेक रहे थे, बैठे हुए थे, वो बाल बाल बच गए हैं। वो वहां से उठ के तुरंत भागे, लेकिन ट्रैक्टर जैसे ही घुसी उससे नुकसान भी हुआ है।